अस्सलाम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे कराची के कुछ अहम मसाइल के हवाले से। कराची में आज से तकरीबन 1 साल कबल उस वक्त के वजीर बल्दियात शर्जील मेमन ने जो रफाही प्लॉट्स थे उनके ऊपर जो गैर कानूनी शादी हॉल कायम किए गए थे, उस हवाले से तजावुज़ात के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की जिसको बहुत मीडिया हाइप भी दी गई। उस वक्त ये कहा गया कि बहुत मुख्तलिफ जमातों के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके शादी हॉल गैर कानूनी तौर पे कायम किए गए हैं। 50 से ज़ायद शादी हॉल को जो है वो मस्मार किया गया, चाहे उनकी मस्मारी आर्जी थी, थोड़ी थी या ज़्यादा थी, और तकरीबन 100 से ज़ायद शादी हॉल ऐसे थे जिनको सील किया गया। मगर उसके बाद शर्जील मेमन मुल्क से बाहर चले गए। वो वजूहात क्या थी वो आप सब जानते हैं, मगर इस ऑपरेशन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया और वो शादी हॉल जिनको सील किया गया था वो डीसील कर दिए गए, और वो जो शादी हॉल मस्मार किए गए थे उनको दोबारा से तामीर किया गया और वहां पे दोबारा एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी गई। इसके साथ साथ जो खस्ता हाल इमारतें कराची में थी मुख्तलिफ टाउन्स की, उनकी ये लिस्ट हमारे पास मौजूद है और 288 के करीब ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी हैं और किसी भी वक्त ये किसी बड़े सानिया का पेशेमा बन सकती हैं। कोई भी बड़ा सानिया यहाँ पे रोनमा हो सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने अभी तक इसके हवाले से कोई सीरियस स्टेप्स टेक ओवर नहीं किए। इन इमारतों में कई इमारतें क़याम पाकिस्तान से पहले की हैं जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में छोटे छोटे कमरों में फैमिलीज आबाद हैं। इसके साथ साथ कई इमारतें बहुत खस्ता हाल हैं, वहाँ पे स्कूल आबाद हैं और कई इमारतें बाकायदा तौर पर तारीखी और सकाफती हैसियत इख्तियार कर गई है, मगर उनको बचाने के लिए भी कोई स्टेप्स नहीं किए जा रहे। गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो इस मामले को देख रही है, नोटिस सर्व किए हैं, कहीं पे स्टे है, मगर ये मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस हवाले से हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉन के नुमाइंदे इमरान आहत खान ने। बहुत शुक्रिया इमरान। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि जो ऑपरेशन शुरू किया गया था शर्जील मेमन के जाने के बाद, क्या वो ऑपरेशन बंद हो गया? अब इस हवाले से एक्टिविटीज क्या है? क्या वाकई वहां पे दोबारा से शादी हॉल एक्टिव हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है क्योंकि शादी हॉल जो है वो सियासी जमातों के मिली भगत से ही तमाम शादी हॉल जो है वजूद में आए थे। अगर हम बात करें तो ये तमाम जो शादी हॉल है वो एसटी है या रफाई प्लॉट, जो हम कहते हैं कि रफाई प्लॉट स्कूलों की जो जगह होती है, ख़ास तौर पे स्कूलों की जगह है, खेलों के मैदान है, और यहाँ तक कि केएमसी की जानिब से, केडीए की जानिब से मुख्तलिफ रफाई प्लॉट में यतीम खाने का भी प्लॉट रखा जाता है। तकरीबन 2500 गज का प्लॉट है, उस पर भी शादी हॉल बना दिया गया है। उसके बाद शर्जील इनाम मेमन की को एक लिस्ट मिली, उस पर कार्रवाई हुई, हम उसके साथ हुआ करते थे। तमाम के तमाम अगर शहर की बात करें तो 50 से ज़ायद ऐसे शादी हॉल थे जिसको मस्मार किया और 100 से ज़्यादा शादी हॉल ऐसे थे जिसको सील कर दिया गया। मगर देखने में अब ये आ रहा है कि तमाम के तमाम जो शादी हॉल सील किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता अब खुलना शुरू हो गए। वहाँ पर जो तकरीबात है उसका भी सिलसिला शुरू हो गया। जब हमने जाके कोशिश की कि पता किया जाए कैसे खुला, एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे सज्जाद अब्बासी केएमसी के, उनसे बात की तो पता ये चला कि उनका ये कहना है कि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी जो सील लगाई गई थी शर्जील इनाम मेमन के दौर में, डिप्टी कमिश्नर जो सील लगाते थे वो सील किसने खोली, किसके अहकामात से ये शादी हॉल खोले गए। दूसरी जानिब जो मस्मार किए गए थे 50 से ज़ायद जो शादी हॉल थे, उसकी हम बात करें तो वहां भी दोबारा तामीरात हो चुकी है, वहां भी तकरीबात का आगाज हो चुका है। और अगर हम बात करें कि तमाम के तमाम जिसको अगर तकरीबन 150 से ज्यादा जो शादी हॉल थे उस पर कार्रवाई हुई थी, क्योंकि 1000 के करीब हमें बताए गए थे कि 1000 शादी हॉल ऐसे हैं जो गैर कानूनी तौर पर शहर में रफाई प्लॉट पे कायम किए गए। बताइएगा क्या मुझे, ठीक इमरान मुख्तसिर, मुझे ये बताइएगा क्या ये वाकई कोई पॉलिटिकल स्टंट था जिस तरह एमक्यू क्लेम करती है कि सिर्फ उन्हें टारगेट बनाया गया था, या बाकी लोगों के शादी हॉल भी इसमें शामिल थे? देखिए, हमने जब ये शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जब शादी हॉल जो है सील और मस्मार करने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो हम उसके साथ हुआ करते थे। ये तो हमने जरूर देखा था कि एक लिस्ट होती थी शर्जील इनाम मेमन के पास। जैसे हम नॉर्थ नाज़िबाद की बात करें, एसटी पे हम वहाँ जाते थे, उनके साथ वो शादी हॉल मस्मार होते थे, उसके फौरी बाद वो फेडरल एरिया जाते थे। क्योंकि शहर में अगर हम बात करें सिर्फ नॉर्थ नाज़िबाद की, तो हमें ये वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे टाउन नॉर्थ नाज़िबाद, जिसको हम सेंट्रल का इलाका भी कहते हैं, सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटर का ये कहना था कि तकरीबन यहाँ पर 100 से ज़ायद शादी हॉल है जो गैर कानूनी तौर पे तामीरात किए गए हैं और वहाँ पर शादी और दीगर जो तकरीबात है वो हो रही है। मगर देखने में ये आता था
कि वहां 3-4 शादी हॉल टूटते थे, उसके बाद दीगर जो शहर के मुख्तलिफ इलाके वहां पर 2-2, 3-3 शादी हॉल टूटते थे, क्योंकि जो लिस्ट होती थी उसी के मुताबिक उस पर काम होता था। अब लिस्ट शर्जील इनाम मेमन को कौन देता था, लिस्ट पे क्या क्या चीजें लिखी हुई होती थी वो हमें नहीं पता, मगर हमें इतना मालूम जरूर था कि जब एडमिनिस्ट्रेटर जब सेंटर से हम बात करते थे कि नॉर्थ नाजाबाद में कितने शादी हॉल थे, तो उनका ये कहना था कि जो गैर कानूनी शादी हॉल की जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा शादी हॉल जो हैं वो सेंट्रल के अंदर काम कर रहे हैं, तकरीबात हो रही है। मगर हम देखते थे कि वहां 2 से 3 उस लिस्ट के मुताबिक जो उनके पास लिस्ट होती थी उस लिस्ट के मुताबिक शादी हॉल। अच्छा इमरान, मुझे ये बताइएगा कि अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक लेटर भी मेरे सामने मौजूद है जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब सिक्योरिटी रीजंस हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन और ह्यूमन रिसोर्स है। ये तो लेम एक्सक्यूजेज है ना। अगर गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी इश्यूज है, गवर्नमेंट के लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज है, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। देखिए, अगर हम इसकी इस तरह बात करें कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कराची में गैर कानूनी तौर पे शादी हॉल 1000 से ज्यादा शादी हॉल जो है उसमें तकरीबात हो रही है। अगर 150 से ज्यादा शादी हॉल पे कार्रवाई की शर्जील इनाम मेमन के दौर में, चले हम यही समझते हैं कि 150 से ज्यादा शादी हॉल पे शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कार्रवाई हो चुकी थी, तो बाकी को तो ठीक है, इनके पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि इनके पास सिक्योरिटी का मसला, क्योंकि ऐसे भी एरिया हैं जहां पर हकीकत ये है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी ये अब कैसे चल पड़े। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे शादी हॉल ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर क्योंकि कराची के जिस तरह के हालात है उसके मुताबिक वो वहां नहीं जा सकते थे शर्जील इनाम मेमन, या सिक्योरिटी रीजन था। मगर 150 से ज्यादा जो शादी हॉल थे वो दोबारा कैसे खोले गए, ये एक सवालिया निशान है। जब हमारी शादी हॉल के दीगर जो लोग हैं उनसे बात हुई तो ये भी पता चला कि बड़े बड़े नजराने देके ये शादी हॉल दोबारा खुलवाए गए हैं। किसी ने बताया कि 50 लाख, किसी ने बताया कि अच्छा। और इमरान, मुझे बिल्कुल शादी हॉल तो पता चल रहा है बिल्कुल कि नजराने देके खोले गए और गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस इसमें नजर आ रही है। सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा कि जो 288 खस्ताल बिल्डिंग्स हैं उसके हवाले से गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? उसके अंदर तारीखी सकाफती बिल्डिंग्स भी आ गई हैं, लोगों के जो जिंदगी है वो दांव पे लगी हुई है, गवर्नमेंट उसको खाली कराने के हवाले से क्या स्टेप्स टेक ओवर कर रही है? देखिए, इस हवाले से जब हमने SBCA के जो लोग हैं उनसे रब्ता किया, क्योंकि वहाँ पर एक बाकायदा टीम बनी हुई है जो तमाम के तमाम कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जो तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले की भी जो बिल्डिंग है उसके बाद जो खतरनाक करार दी है उसकी लिस्ट बनाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 300 के करीब, ये 300 से कम ये जो टोटल खतरनाक बिल्डिंग कराची भर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी मौजूद है। जब हमने सवाल किया कि कितने साल से, तो पता ये चला कि तकरीबन ये जो लिस्टें बनी है ये तकरीबन 3 साल हो गए, यानी कि 3 साल पहले भी बनी, उसके बाद तकरीबन 2.5 साल पहले मजीद उसमें बढ़ाए गए। इस तरह करते करते ये तकरीबन 6 महीने पहले तक ये बढ़ा। मगर कार्रवाई की जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि अब तक किसी भी बिल्डिंग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिराज, अगर एक बात करें तो हमने ये देखने में आया कि जो भी हमने जब बिल्डिंग का भी विजिट किया तो उस पर ये देखा गया कि जब लोगों से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वहां पर जो भी लोग आते हैं, क्योंकि वहां पर पगड़ी सिस्टम है, कराची के अंदर जो ओल्ड बिल्डिंग है वो पगड़ी सिस्टम है कि वहां पर एक बड़ी रकम मालिक को अदा की जाती है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो किराया होता है वो 1000-1500 रुपए वो हर महीने दिया जाता है। तो जो रहने वाला है वो भी ये कोशिश करता है कि बिल्डिंग ना टूटे, क्योंकि वो बिल्डिंग टूटने का उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके जो ओरिजिनल जो मालिक होता है, जिसकी जमीन होती है, वो बिल्डिंग उसके पास जाती है। तो देखने में यह है कि शायद जब SBCA की टीम वहां पहुंचती है तो कुछ ना कुछ वो भी नजराना लेके वापस आ जाती है। मगर कराची में हमने अगर हादसे की बात करें तो ऐसी जो पुरानी बिल्डिंग जब टूटती है या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा होता है तो उसपे जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग है उसको भी नुकसान होता है, लोगों को भी नुकसान होता है। मगर SBCA की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही इस बिल्डिंग पे, जो फौरी तौर पे मसमार करनी चाहिए। कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, जो बहुत जरूरी है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमने एक्सपोज किया, एक तो कराची में रिफाई प्लॉट्स पे बनने वाले वो शादी हॉल जिनको गिराया गया, अब वो दोबारा से एक्टिव है, उसकी फुटेजेस भी आपके साथ चल रही है। इसके साथ साथ खस्ता हाल इमारतें भी उसी हालत में मौजूद हैं, गवर्नमेंट कोई स्टेप्स नहीं ले रही, शायद वो किसी सानिए की मुंतजिर है। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर बल्दियात सिंध, इसके अलावा पीपल्स पार्टी को वो नुमाइंदगी करेंगे, साथ फैसल वाडा होंगे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से होंगे, और सैयद खालिद इफ्तिखार MQM की नुमाइंदगी करेंगे, और उनसे पूछेंगे कि ये लोग जो कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो किस तरह इसके हालात से बाखबर हैं और क्या स्टेप्स टेक ओवर करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन,
ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक्सपोज किया कराची के वो गैर कानूनी शादी हॉल जो आज भी अपनी जगहों पे कायम है, जिनमें से कुछ को जुज़वी मिसमार किया गया, कुछ को सील किया गया, मगर इसके बावजूद हुकूमत उनको खत्म नहीं कर सकी। इसके साथ साथ कराची की वो खस्ता हाल इमारतें जिनमें कई अहम कदीम सकाफती इमारतें भी मौजूद हैं, कई स्कूल्स भी हैं, क्या वजूहात हैं कि हुकूमत अब भी इनको गिराने में या इनको खाली कराने से कासिर है? इस हवाले से हम जानेंगे। हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फैसल वाडा ने। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगा और मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गैर कानूनी तामीरात हैं, खासतौर पे जो शादी हॉल का मामला 1 साल कबल उस वक्त के वजीर बल्दियात शर्जील मेमन ने शुरू किया था, उसको किस हद तक जो है गवर्नमेंट के स्टांस को सपोर्ट करती थी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, जब शर्जील मेमन साहब ने स्टार्ट किया था तो हमने बिल्कुल सपोर्ट किया था, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस काम के अंदर ये है, और आप लोग जो काम करें वो एक्चुअली काम तो गवर्नमेंट का काम है, जो एंकर्स और मीडिया चैनल्स कर रहे हैं, जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं। प्रॉब्लम सारी ये है कि चाहे वो शादी हॉल हो या ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो वीक है बिल्डिंग्स का, या कदीम इमारत हैं, या आप किसी भी इशू को देख लें, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के इंटरेस्ट हैं। आप पानी के टैंकर्स की, इलीगल वाटर डैम्स की, या टैंकर्स को फिलअप करने के जो इक्विपमेंट्स लगे, वो सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, एमकेएम उसमें शामिल है, एएनपी किसी हद तक शामिल थी, कुछ हद तक रिड्यूस किया उनको, पीएमएलएन की बहुत सारी चीजें इंटरेस्ट है, कुछ लोगों की पार्टनरशिप कराची में, कुछ की पंजाब में। जिससे ये ऑपरेशन शुरू हुआ बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी आया था शर्जील मेमन पे, मगर उन्होंने बड़े दावे किए थे कि मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। और खास तौर पर इसमें एक बड़ा मशहूर वाकया था जिसमें एमकेएम के रहनुमा बाबर गौरी का जब शादी हॉल गिराया गया था, हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक जो शादी हॉल गिराए गए थे, जुज़वी मिसमार किए गए थे, वो दोबारा चल चुके हैं, और जो खास तौर पे सील किए गए थे वो भी चल रहे हैं। अब पीटीआई का क्या स्टांस है इस सोशल इशू को, किस तरह आप लोग देख रहे हैं? ये जो सारी अम्यूनिटी लैंड्स पे ये बनाए गए शादी हॉल, इनको खत्म करने के लिए आप लोग क्या एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं? अब देखिए जी, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली क्लैरिटी के साथ बताऊं कि एपिक्स कमेटी के बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमने इसको सपोर्ट किया था। एपिक्स कमेटी का प्रेशर डाउन हुआ, इन्होंने जो डिमोलिश किया या तोड़ने की कोशिश भी की, वो भी छोटी मोटी जगहों को डैमेज किया, सिर्फ पब्लिकली को बताया, पब्लिकली टीवी पे आ गया, ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि इतना तोड़ दिया, उतना तोड़ दिया, थोड़ा वोड़ा कुछ भी नहीं था, स्लाइटली डैमेज किया गया था। प्रॉब्लम ये है कि आपको एड्रेस करना होगा कि कानून, इसमें जो अदलिया है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इदारे तो है ही नहीं आपके पास, आपको पता है अगर सिंध गवर्नमेंट की आप बात करें तो सिंध गवर्नमेंट तो यहाँ ही नहीं, लंगड़ी लूली जो चमचों की फहरिस्त है वो यहाँ मौजूद है, बाकी मेन कैबिनेट तो फैसल यहीं पे ना, यहीं पे सिंध गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना वजीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरो ने हमें ज्वाइन किया है। जाम खान शोरो साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो ऑपरेशन शर्जील मेमन साहब ने स्टार्ट किया था 1 साल कबल, बड़ी एप्रिसिएशन मिली, शादी हॉल सील किए गए। अभी मैं सिर्फ शादी हॉल की बात कर रहा हूं, एक तो वैसे ही अपना अमेनिटी लैंड्स पे था, तो अब उसके वो दोबारा जगह जो हैं एक बार फिर वहां पे काम शुरू हो गया है, जो मुस्मारी थी वो खत्म हो गई, जो सील थे वो खोल दिए गए। क्या ऑपरेशन भी आपका क्रेडिट था और ये डी सीलिंग भी आप ही का क्रेडिट है? देखिए, अगर किसी जगह पे, किसी एम्यूनिटी प्लाट पे किसी ने कोई बिल्डिंग, किसी ने शादी हॉल बनाया है तो उसको तोड़ दिया जाएगा। ये भी काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी किया था और अब भी इंशाल्लाह ताला हम ही करेंगे कि जो जहाँ पे भी मुझे पता चल रहा है या चलेगा तो उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो शर्जील मेमन साहब ने सारा एक्शन लिया था वो तो रिवाइव हो गया, कैंसिल हो गया, वो सारा एक्शन जो है वो उल्टा पड़ गया। एक जगह बता दें, उस जगह पे दोबारा ये काम, ये सारी मेरे पास वो सारी लिस्ट मौजूद है, स्क्रीन पे चल रही है, मैं आपको वो इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि सारी की सारी उस लिस्ट के बारे में। देखिए, मैं सिर्फ एक लेटर का जिक्र आपसे कर दूं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर सरजानी टाउन है, उन्होंने लेटर लिखा है जी, लिस्ट ऑफ इलीगल मैरिजेस हॉल। उसमें वो क्लेम करते हैं कि जनाब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, मशीनरी, मैन पावर है। इसके साथ साथ वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, जिसकी बेस पे वो नहीं कर सकते। और उसमें आगे उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं जनाब कि साइट 1A ब्लॉक 17 स्कीम 24 गुलशन इकबाल, साइट 1C ब्लॉक 17 स्कीम 24 गुलशन इकबाल, यानी ये सारी उसमें उसके अंदर लिस्ट है, जिसमें से सिर्फ मैं 2 डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। मुझे ये पता नहीं आप किस लेटर का जिक्र कर रहे हैं, मगर मैं आपको ये श्योर करवाता हूँ जहाँ गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और जहाँ पे लेने जाएगी इंशाल्लाह ताला वहाँ पे कोई भी रिवीजन या रिवाइवल नहीं होगा इलीगल शादी हालों का या किसी ऐसी एक्टिविटीज का जो अनरेगुलराइज्ड। ठीक। और जाम खान शोरा साहब, ये बताइएगा कि पॉलिटिकल प्रेशर कितना आपके ऊपर, क्योंकि जिस वक्त आप लोगों ने डिमोलिश करने शुरू किए थे तो उसमें पीपल्स पार्टी के लोगों के भी थी, एमकेएम के लोगों के भी थी, बाकी लोगों के भी थी, पीएमएलएन के लोगों के भी थे, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर किस तरह मैनेज कर रहे हैं? देखें,
जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं जो डेमोक्रेटिक डोमेन में रह के काम करती हैं, कभी भी इस किस्म के किसी भी इलीगल काम को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने उस दिन असेंबली में भी ये स्टेटमेंट दी थी कि किसी किस्म का भी जो हाइड्रेंट हो, चाहे किस भी पॉलिटिकल पार्टी हो या किसी की भी बैकिंग हो, वो कबूल नहीं करेंगे हम। और आपके ऊपर एक मेजर इल्जाम ये भी एमक्यूएम लगाती थी कि जी सिर्फ एमक्यूएम को टारगेट किया जा रहा है, अपने बंदों को आप छोड़ रहे हैं। कोई गलत काम कर रही है एमक्यूएम जो उसको टारगेट करेगी तो जरूर टारगेट नहीं, आपने एमक्यूएम को टारगेट किया था सिर्फ इन शादी हाउस के मामले पे, क्योंकि बाबर गौरी वाला मामला तो बहुत उछाला गया था। देखिए, वो तो एक जनरल इंक्रोचमेंट ड्राइव चली थी जिसमें जिसका भी शादी हाल था वो डिमोलिश हो गया। अगर किसी एमक्यूएम वाले का होगा वो भी डिमोलिश हुआ। ठीक, और पीपल्स पार्टी के कितने लोगों के किए जी? नहीं, देखिए वो किसी पॉइंट आउट करके नहीं किया गया था ना, वो तो जनरल एक ड्राइव चली थी। फैसल बड़ा साहब, जाम खान चोरो साहब तो कह रहे हैं कि जी एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी, जो भी लोगों के बीच में आए हमने चला दिए हैं, कोई दोबारा जो है वो डी सीलिंग नहीं हुई है, जो बंद थे जो गिरा दिए गए हैं वो उसी तरह पड़े हैं। ही इज क्लेमिंग कि जी पॉइंट आउट किया जाए फिगर, मैंने उन्हें बताए हैं कुछ फुटेजेस मेरी स्क्रीन पे चल रही हैं। मेरे रिपोर्टर क्लेम करते हैं कि जो जो सारी एक्टिविटीज की गई थी वो साल तो दूर की बात है, चंद माह के अंदर अंदर डी सीलिंग होकर दोबारा एक्टिव हो गए हुए हैं, और वो जो मुहिम थी वो वहीं पे ठप हो गई है। देखिए जी, जहां तक जाम चोरो साहब क्लेम कर रहे हैं, एक तो वो बड़ा ही मजाकिया बात कर रहे हैं कि आप हाईलाइट करें, सरकार वो चला रहे हैं, हाईलाइट आप करें। नंबर 1 चले जी, हाईलाइट कर देता हूं मैं आपके तवज्जुह से, उनको भी एक ऑफर कर देता हूं, क्योंकि मैं खुद डेवलपर हूं और प्रोफेशन मेरा यही है। अगर उनके पास इक्विपमेंट की प्रॉब्लम है, आप निशानदेही करें, हम साथ खड़े होते हैं, बुलडोज करते हैं उन जगहों को चलने की विल होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब कैमरा या मीडिया हाईलाइट करता है उस पर्टिकुलर स्पॉट को जाके ये थोड़ा बहुत डैमेज कर देते हैं और वहां से मुकमुका हो जाता है और चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, हत्ता कि ये बिल्डिंग और आप शादी हॉल तो एक बहुत माइन्यूट है। जब आप पोलियो के कतरों में पानी पिला के उन बच्चों को अपाहिज कर रहे हैं, आप डेंगू के वजह मिट्टी का तेल डाल के लोगों को मार रहे हैं, आप हर जगह तो चोरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जहां पे एक हमें वक्फा लेना है, वक्फे के बाद एमक्यूएम के रहनुमा खालिद इफ्तिखार हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि एमक्यूएम जो लोकल बॉडीज इंतखाबात में कराची से जीती है और जो अपना मैंडेट जहां पे क्लेम करती है वो इस बारे में क्या कहते हैं, तो ये जानेंगे वक्फे के बाद। वेलकम एक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी है और हम बात कर रहे हैं कराची में रिफाही प्लॉट्स पे बनने वाले गैर कानूनी शादी हॉल्स की, इसके साथ साथ खस्ता हाल इमारतों की किस हवाले से गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। जाम खान चोरो साहब, फैसल बाड़ा साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि जी मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ, मैं बिल्डर भी हूं, आप मुझे बताएं कहां पे जाना है, मीडिया को साथ रखें, मैं आपको सारी चीजें पॉइंट आउट करूंगा, वो चीजें भी जो डीसी हो गई खुल गई और वो चीजें भी जहां पे अभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। वाडा साहब को यकीनन कोई इंफॉर्मेशन है तो यकीनन शेयर करें मुझसे इंफॉर्मेशन। मैं तो वाडा साहब को ये भी दावत दूंगा, जो हमने अभी कंपेन स्टार्ट कर रखी है इलीगल हाइड्रेंट्स के खिलाफ, उनको मुख्तलिफ कोर्ट्स में स्टे दे रखें। मैं वाडा साहब को कहूंगा एज ए पॉलिटिकल पार्टी अगर वो क्लेम करते हैं कराची में तो उन कोर्ट्स में जाएं, वहां पे जाके पार्टी बने और कोर्ट्स को बताएं कि सर ये आप अगर हाइड्रेंट्स को गवर्नमेंट तोड़ेगी और आप स्टे देंगे, कराची में यकीनन पानी का क्राइसिस आएगा। मैं तो खुले दिल से उनको दावत देता हूँ, कोई भी हाइड्रेंट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का है उसको पॉइंट आउट करें, हम उसको तोड़ें। हाइड्रेंट की बात तो एक होगी ना, मैं तो भी बात कर रहा हूं, मजबूरियां बताता हूँ जहाँ जहाँ पे हम एक्शन लेते हैं, जो हर्डल्स आते हैं जहाँ पे सब पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है, यकीनन भी अपनी पार्टी के बिहाफ पे अपना रोल प्ले करेंगे। डेंजरस बिल्डिंग्स के ऊपर जहाँ जहाँ पे तकरीबन 300 बिल्डिंग्स को हमने नोटिस दिए हैं, वहाँ पे वो रुकावटें आ जाती हैं, लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं, लोग अपनी बिल्डिंग्स खाली करने के लिए तैयार नहीं होते। फिर हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है कि किस तरह इनको कंपनसेट किया जाए। अभी कंपनसेशन का एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आ जाता है। शादी हाल्स की आपने बात की, हमने ड्राइव शादी हाल्स की क्लास शुरू की है और जहाँ जहाँ पे हमने शादी हाल गिराए हैं वहाँ पे शादी हाल्स को हम दोबारा बनने नहीं देंगे। अगर किसी ने शादी हाल बनाने की कोशिश की है दोबारा गिराएंगे। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक रोल बनता है, खाली टीवी चैनल पे आके बात करने से बात नहीं बनेगी, अपना एक रोल प्ले करें। हमसे मिले मुझे, हाँ मैं फैसल वाडा को वेलकम करूंगा, ठीक है, तो आके हमसे कम से कम राब्ता करें कि भाई फला जगह पे फला शादी हाल पे फला जगह पे एक हाल है जो इलीगल खुला हुआ है, हम एक्शन लेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 288 के करीब बिल्डिंग्स हैं, लिस्ट मेरे पास है सारा कुछ, और आप क्लेम करते हैं कि तकरीबन 300 लोगों को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। पूछना मैं ये चाह रहा था, इसमें कई ऐसी इमारतें भी हैं जो अब
सकाफत का, तारीख का एक हिस्सा बन चुकी हैं, उनको डिमोलिश करना मुनासिब नहीं है। उनको क्यों खाली नहीं कराया जा रहा? और खास तौर पे कुछ बासर लोगों के स्कूल्स भी उसमें रास्ते में आते हैं, यानी बच्चे भी हैं, तो वो डेंजरस बिल्डिंग्स है जिसके नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरह आप उनको चलने दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक डिपार्टमेंट हमारा बना हुआ है कल्चरल, वो उनको डिक्लेयर करता है अपनी वहाँ पे ट्रेडिशनल में या कल्चरल बिल्डिंग्स डिक्लेयर कर देता है। ठीक, जब वो डिक्लेयर करता है तो फिर वो उनसे नेगोशिएट करते हैं और कंपनसेशन की बात चलती है। ठीक है, ठीक है। उसी प्रोसेस में भी ये अक्सर बात हो जाती है कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज की कीमत इतनी लगाते हैं कि वो फिर कोर्ट्स और उसकी नजर हो जाती है। ठीक है। इसके लिए एक लेजिस्लेशन की जरूरत है कि जिन बिल्डिंग्स को हम डिक्लेयर कर देते हैं, डेंजरस बिल्डिंग्स कर देते हैं, या हम अपना कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, उनके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। और एक बात हम पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कोर्ट से भी बैठ के करेंगे, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो स्टे चलता है, स्टे के ऊपर 5-5 साल केसेस चलते हैं। ठीक है। मैं मिनिस्टर फिशरीज था, मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ कि एक बिल्डिंग किसी ने ली थी फ्लैग आइस के लिए, ठीक है, हमसे, मुझसे पहले की, और उस फ्लैग आइस की जगह पे उन्होंने होटल बना दी। और जब जाके हमने उसको कैंसिल करने के लिए मूव किया, आज तक 2 साल हो गए वो बिल्डिंग स्टे के ऊपर चल रही है। ठीक है। तो उस बात को भी हमें देखने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे हम लाज में हमारे। ठीक है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का आपके साथ चलने के लिए तैयार है। सैयद खालिद इफ्तिखार ने एमक्यूएम से हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में आपको भी शामिल करते हैं। बात हो रही थी गैर कानूनी शादी हॉल्स की, जिनके बारे में कहा यह जा रहा है, और मेरे रिपोर्टर भी ये क्लेम करते हैं कि वहां पे जो गिराए गए थे, जो सील किए गए थे, वो डीसील हो गए हैं, दोबारा काम कर रहे हैं। बड़ा इशू उठा था बाबर गौरी साहब का भी एक शादी हॉल था, जब शर्जील मेमन साहब ने कैंपेन चलाई थी। जो फैसल बाड़ा साहब है वो तो क्लेम करते हैं कि जनाब ये सारी पार्टीज इसमें शामिल हैं, जबकि जाम खान शोरो साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि हम बालाए ताक के किसका ताल्लुक किससे है, हम एक्शन ले रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं कि आपके ऊपर भी एलिगेशंस आए थे कि आप लोगों के भी शादी हॉल हैं एमिनिटी प्लॉट्स पे? देखिए, ये बल्दियात, महकमा बल्दियात जो है, ये पिछले 8 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है जी। ठीक, ये महकमा, और इसमें मुख्तलिफ औकात में अब तक 5 से 6 सूबाई वजीर बल्दियात जो है तब्दील हो चुके हैं जी। ठीक, शादी हालों के हवाले से जो एजेंडा था वो सिर्फ एक साबिक मिनिस्टर का था कि जो आपने अभी उनका नाम लिया है, जो इस वक्त मुल्क में नहीं है जी। ठीक, और उस एजेंडे के पीछे जो है वो बेसिकली एक पब्लिसिटी स्टंट खड़ा करना था, और उसका मकसद ये था कि वो अपनी उन सारी चीजों को छुपाएं कि जिसकी वजह से आज वो मुल्क में नहीं है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से वो एक पूरा फेज था जिसमें यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वाबस्तगी रखने वाले जो लोग थे उनको निशाना बनाया गया। ठीक है। और अगर किसी वक्त उनको एनओसी दी गई शादी हाल की और इनके दौर में वो एनओसी कैंसिल कर दी गई, तो अब इस चीज की जस्टिफिकेशन तो शायद अदालत ही कर सकती है कि वो शायद वो गैर कानूनी थे या कानूनी थे। खालिद साहब, जाम खान शोरो साहब तो कहते हैं, मकसद कुछ और। ठीक है, जाम खान शोरो साहब तो कहते हैं कि एमक्यूएम को टारगेट नहीं किया गया। वो तो डिनाई कर रहे हैं कि आपको टारगेट किया गया, वो तो कह रहे हैं कोई टारगेट नहीं किया गया, जो भी आया हमने वो टारगेट अगर नहीं किया जाता तो उस दौरान कराची के अंदर जितने एडमिनिस्ट्रेटर्स रखे गए जो महीने से 2 महीने की टेन्योर के ऊपर आया करते थे और बड़े मोटे मोटे भारी लिफाफे वो देकर जाते सकते, जो अब सारी की सारी जो है किसको देके जाते थे? ये शर्जील मेमन साहब के दौर की बात हो रही है, तो सारी चीजें तहकीकात हो रही है। नैब ECL में नाम डला क्यों है उनका? ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पे जारी है। एक ब्रेक हमें लेनी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इन तीनों अफराद से दोबारा जानेंगे कि सोल्यूशन क्या है और किस तरह कराची से इस गैर कानूनी तामीरात और तजावजात का खात्मा हो सकता है। ये सब कुछ जानेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और पीपल्स पार्टी को ऑफर की जा चुकी है पीटीआई की जानिब से, उसके साथ साथ एमक्यूएम भी ये कह रही है कि उनके मैंडेट को भी तस्लीम किया जाए। जी जाम साहब, ये वाकई जो शर्जील मेमन साहब पे इल्जामात है और अब तहकीकात भी शुरू हो गई और कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे ताकि उन इल्जामात का दिफा नहीं कर सकते। देखें, इस तरह नहीं था। शर्जील मेमन साहब ने खुद आके इसकी जस्टिफिकेशन दी थी, उसके बच्चे की एडमिशन थी, उनकी तबियत में नासाजी थी। एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 5 साल कोalition अलाई रही है। अभी उसको खराबियां क्यों नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? उनके नाज़म साहब रहे, क्योंकि अभी आपने उनके शादी हॉल्स के एनओसी कैंसिल कर दिए ना जी। आपने शादी हॉल के एनओसी दे के क्यों कैंसिल कर दिए?
किसी पर्टिकुलर जमात की नहीं की। जमात में अगर कोई बंदे हैं, कोई लोग, ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जमात की नहीं की इन्होंने ये मेहरबानी सिर्फ हमारे साथ की है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड शादी हाल थे, क्योंकि नोटिस तो तमाम को अक्रॉस द बोर्ड चले गए थे शादी हाल के हवाले से। जो इनके मुतल्लिकीन और वाबिस्तगान थे उन्होंने इनसे राब्ता किया, उनको ही जो है उन वजीर साहब ने जो है ये स्टे ऑर्डर वाले रास्ता बताया कि भाई आप अपने आप को सिक्योर करो, बाकी हम तोड़ रहे हैं वो हम तोड़ते रहेंगे। फैसल वाडा साहब, एमक्यूएम तो कह रही है कि वो तो खुद विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहे हैं। आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें आप क्लेम कर रहे थे सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के लोगों को बेनिफिट दी जा रहा है, एमक्यूएम के लोग उसके बाद हैं, फिर पीएमएलएन के लोग हैं जिनकी पंजाब की लीडरशिप उन्हें सपोर्ट कर रही है। एमक्यूएम तो खुद विक्टिमाइजेशन का निशाना बनने का क्लेम कर रही है। देखिए जी, सबसे पहले तो जाम शोरो साहब ने जो बात की मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और मैं आपके तवज्जुह से उनको ओपन ऑफर देता हूं। जिस जगह पे उनको मेरी जरूरत है मॉरली, इमोशनली या फाइनेंशियली, मैं उनके साथ खड़ा हूंगा, पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी, एक कराची हाइट के प्लेटफॉर्म से भी। जिधर चल रहा है साथ मिलकर तोड़ेंगे, साथ मिलकर स्टैंड लेंगे, साथ मिलकर खड़ेंगे, क्योंकि जाम शोरो साहब ये भी आपसे कह रहे हैं कि आपने जो बात की पॉइंट आउट करें, वो भी साथ खड़े हैं चलने के लिए। जी ठीक है जी, हम रास्ते में आ जाएंगे, आपसे नंबर एक्सचेंज कर लेंगे और आज के बाद जो ऐसी सिचुएशन होगी हम साथ खड़े होंगे। जो एमक्यूएम ने अपना स्टांस लिया है वो भी जाम शोरो साहब और एमक्यूएम के साहब की बात एक जगह पे जस्टिफाइड इसलिए है कि जब ये गवर्नमेंट कोलेशन में थे तो एनओसीज बटी थी और 2-2 महीने के लिए रजिस्ट्रार भी आते थे, 3-3 महीने के लिए आते थे, रकमें बांटी जाती थी। और ये नहीं कि सिर्फ एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी या नून या पीटीआई, बाकी बिजनेसमैन को भी बहुत सारा बेनिफिट इस तरह के रजिस्ट्रार्स देते थे, परमिशन देते थे। लेकिन क्योंकि अब चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है, एमक्यूएम की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट थी, इस पे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन एमक्यूएम की पार्टी पॉलिसी नहीं थी। ये फारूक सत्तार साहब बयान कर चुके हैं, किसी इंडिविजुअल ने अगर उसका बेनिफिट लिया वो अकाउंटेबल होगा, चाहे वो एमक्यूएम को, पीपल्स पार्टी को, नवाज शरीफ। इस सारे मेन प्लेयर्स, चाहे वो इलीगल वाटर हाइड्रेंट हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, या ये जो आप जो इसमें देते हैं, पगड़ी पे चीजें देते हैं, इसमें सारी की सारी 90% इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल पार्टीज की है और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इक्तदार का हिस्सा रही हैं और आज भी उसका हिस्सा है और ये काम वैसे ही चल रहा है। जाम शोरो साहब कोशिश कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे क्योंकि ये आदमी नियत का साफ लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 दिन के अंदर जाम शोरो साहब को भी इस पोर्टफोलियो से हटा दिया जाएगा जिस तरीके के वो प्लानिंग पे जा रहे हैं। अच्छा, खालिद इफ्तिखार साहब, जो फारूक सत्तार साहब की पॉलिसी का जिक्र किया फैसल वाडा साहब ने कि अगर किसी ने कोई बेनिफिट लिए थे तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में थे, वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, क्या वाकई ऐसी बात थी? मेरे भाई, मैंने कहा सिर्फ आपको बता दूं कि 5 दिसंबर 2015 को एमक्यूएम के हक में इस कराची हाइट्स ने फैसला दिया था। ठीक है जी। तो अगर कोई भी ऐसा फैसला जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मेरे भाइयों ने कुछ कर लिया है कराची के हवाले से, तो ये ऐसे ही फैसले हैं कि जिस तरीके से रोजाना की बुनियाद पर कराची की आवाम से उनके मुंतखब नुमाइंदों के इख्तियारात को छीना जा रहा है, इसी तरीके से ये कोई साजिश है। और ये वही फैसल वाडा साहब हैं जो आप भी जानते हैं कि जिन्होंने ये मीडिया पर आकर कहा था कि दिसंबर में कराची को किसी ने कह दिया है कि वो पीटीआई के हवाले कर दिया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि किसी को जो है एतराज होना चाहिए इस बात पे कि वो अपने अपने ख्वाब देखे। नहीं, इनका कहने का मकसद ये है, मैंने तो बड़ी कैटेगोरिकली बात की थी कि एमक्यूएम की पॉलिसी नहीं है, ये फारूक सत्तार साहब ने कहा। लेकिन इनको अगर पुराना बुग्ज है तो एमक्यूएम कोई फरिश्तों की पार्टी नहीं है, एमक्यूएम का कोई ठेकेदारी नहीं है कि कराची उनके हवाले कर दिया जाएगा या कराची का वो मैंडेट है या वो एमक्यूएम का ही है। कराची सारे पाकिस्तानियों का है। अच्छा, मैं खालिद साहब को कन्वे कर दूं, खालिद साहब को आवाज नहीं जा रही। खालिद साहब, जो बात की फैसल वाडा साहब ने वो ये कह रहे थे कि जहां पे भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शंस, इलीगल शादी हॉल या कोई इस तरह की इमारतें हैं तो पीटीआई पॉइंट आउट करेगी, अगर गवर्नमेंट चलना चाहे तो इसके लिए साथ हैं। और फैसल वाडा साहब जो बात खालिद इफ्तिखार साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 दिसंबर को कराची हाइट्स फैसला कर चुके हैं कि कराची किसका है, तो लिहाजा कराची के कोई भी स्टेप्स जो पहले भी लिए जा रहे हैं वो एमक्यूएम के खिलाफ, एमक्यूएम की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकते। एमक्यूएम की मुशावरत और एमक्यूएम का उसमें शामिल होना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि कराची के अवाम ये फैसला कर चुके हैं कि एमक्यूएम ही उनकी नुमाइंदा जमात है। अच्छा काम, हमें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। जाम शोरो साहब ने कहा इनवाइट किया अच्छे काम के लिए, हम रेडी हैं। एमक्यूएम आना चाहती है अच्छा काम करने, 100 बिस्मिल्लाह। इस गलतफहमी से निकल जाए कि हम उनसे इजाजत लेंगे, कौन है भाई उनसे इजाजत लेने वाले? पाकिस्तान का हर शहरी, कराची में रहने वाला हर शहरी आजाद है अपने ख्यालात में।
कराची की भलाई के लिए आजाद है, उसको क्या उस छीने हुए मैंडेट या 18% वोट के ऊपर हम चले जाए जी अच्छा काम करें बुरा काम करें? कैसी बातें कर रही है जाम शोरो साहब? क्योंकि एमक्यूएम कराची के मैंडेट को क्लेम करती है, बल्दियाती इंतखाबात में बड़े वाजे मार्जिन से जीती हुई है। वो क्लेम ये कर रहे हैं खालिद इफ्तिखार साहब कि हमें हर मामले में साथ लिया जाए और कराची का कोई भी डिसीजन हमारे बगैर ना लिया जाए। जहां पे फैसल बाडा साहब ने आपको ऑफर की, क्या वहां पे आप एमक्यूएम को भी साथ शामिल करना चाहेंगे किसी भी किस्म की इस तरह की कार्रवाई के लिए? देखिए, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के मैंडेट को माना है और हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं और यकीनन हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट के पावर्स हैं जो 2013 के एक्ट में है पावर्स, वो यकीनन हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को देंगे। मगर किसी के अगर जहन में ये है कि मुशर्रफ के दौर के उनको पावर मिल जाएंगे तो वो उनकी गलतफहमी है। अच्छा खालिद इफ्तिखार साहब, हम यहाँ पे बात कर रहे थे बेसिकली इन इलीगल मैरिज हॉल्स के खिलाफ एक्शन की, और खास तौर पे जो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स हैं जिनमें 20 के करीब जो लिस्ट है तकरीबन 224 की लिस्ट है और इनमें 20 के करीब सकाफती और तारीखी इमारत भी हैं। जाम शोरो साहब ये क्लेम करते हैं कि हमने 300 के करीब नोटिस सर्व कर दिए हुए हैं मगर लोग खाली करने को तैयार नहीं है, अदालतों से स्टे ले आते हैं, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। उनका जब एवेल्यूएशन कराई जाती है तो वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से कोशिश कर रहे हैं कि पैसे मिल जाएं ताकि इन लोगों को कंपनसेट किया जा सके। एमक्यूएम का क्या स्टांस है? आईनी तौर पर जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हर शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, उसको रोटी कपड़ा मकान दे, उसको सहूलतें दे, ये तो इनकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई एहसान थोड़ी है ये किसी का। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है जो काम किया जाता है जिम्मेदारी के तौर पर, उसको एहसान। अच्छा खालिद इफ्तिखार साहब, इसमें सिर्फ ये ऐड कर दें कि अगर आपके ख्याल में जो कार्रवाई नहीं अभी तक हो रही, कि आप समझते हैं कि उसमें कुछ साजबाज का आंसर है? देखें, जो कार्रवाई नहीं हो रही है उसकी जिम्मेदार हुकूमत है और हुकूमत को जो है वो आना चाहिए आगे। तीनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको एक्सपोज किया कि कराची के वो गैर कानूनी शादी हाल जो आज भी कायम है और जो चल रहे हैं, फुटेजेस भी आपने स्क्रीन पे देखी, लिस्टें भी आपने देखी, इसके साथ साथ वो खस्ता हाल इमारतें जो लोगों की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बहरहाल हुकूमत को फौरी और संजीदगी से इस मामले को लेना चाहिए। मजीद प्रोग्राम में और चीजें भी एक्सपोज करते रहेंगे। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। देखते रहिए डॉन न्यूज़।